आज मैं सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम क्या है केमिकल 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 चेंजेस। ठीक है, केमिकल चेंजेस एंड द रिएक्शन। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसीलिए है क्योंकि क्योंकि ये चैप्टर आपको ये समझाएगा कि कितने टाइप का रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। सबसे पहले आपको ये बात समझाएगा। दूसरा ये आपको बताएगा कि कितने टाइप के रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, बहुत टाइप, जितने टाइप के रिएक्शंस पॉसिबल होते हैं उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको देगा। और मेरा केमिकल चेंजेस की वजह से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताएगा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जितने सारे रिएक्शन से निकल के आते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन ये चैप्टर आपको देने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जिसका नाम क्या है केमिकल चेंजेस एंड द रिएक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चैप्टर से उठ के आता है कि देखो, हम लोग ये बात जानते हैं कि मेरे पास बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। हम लोग का सिस्टम में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, यूनिवर्स में होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर में होते हैं। तो हम लोग को ये बात समझ में नहीं आता है सर, एक्चुअली डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस चीज़ जो तुम थिंग्स देखते हो, सब्सटेंस देखते हो कि बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं, जो तुमको नजर नहीं आता है कि व्हाट इज द केमिकल चेंजेस एंड व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एंड इन दिस चैप्टर डिस्कस अबाउट द केमिकल चेंजेस एंड द रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सबसे पहले जो कि तुम जानते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो, जैसे एक तुम मोमबत्ती तुम देखते हो, वैक्स वैक्स देखते हो ना। जब तुम वैक्स देखते हो तो वैक्स जब जलाते नहीं हो तो वैक्स का अमाउंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। फिक्स वैक्स को तुम जैसे जलाओगे, जलाने के बाद क्या होता है, तुम देखो कि वैक्स जो होते हैं वो कम होने लगते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो वैक्स जो होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। तो क्या होता है, तुम क्या देखते हो कि हमको क्या मिलता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है ना, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। देखोगे उसके साइड में तुम देखोगे हीट निकलता है, गर्म ना निकलता है ना, हीट एनर्जी निकलता है ना। तो कहने का मतलब क्या है, वो जो वैक्स जब जलने लगता है तो बहुत सारे रिएक्शंस उसमें होते हैं। तो वो भी एक तरह का बोल सकते हो, उसमें केमिकल चेंजेस होता है ना। केमिकल चेंजेस क्या होता है, फिजिकल चेंजेस क्या होता है, सब के बारे में हम लोग दिखाई देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या होता है, कुछ ऐसे हम लोग के पास कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि नेचुरली होते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमन के वजह से होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वैक्स का जलना क्या करता है, ये ह्यूमन मेड है, ये ह्यूमन जलाता है। क्या करता है ये ह्यूमन, क्या करता है, जलाता है। ठीक है, नेचुरली नहीं है, नेचुरली भी होते हैं कुछ, ह्यूमन भी होते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखता हूँ कि मैं क्या लिखता हूँ, वेरियस, समझिएगा अच्छा अच्छा से, वेरियस काइंड वेरियस काइंड्स ऑफ चेंजेस। पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इसके बारे में। ठीक है, बहुत टाइप के मेरे पास चेंजेस होते हैं अराउंड अस ऑल द टाइम। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे अराउंड में। तुम देखते हो कि टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस हम लोग को दिखाई देता है, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, उन डिफरेंट टाइप को हमको समझना है, तो उनमें से हम लोग ये बात बोल सकते हैं, सम ऑफ द चेंजेस सम ऑफ चेंजेस समझना, सम ऑफ द चेंजेस आर नेचुरली अकर्स, वो अपने आप होता है। साथ ही साथ कुछ चेंजेस हम लोग को नजर आएगा कि ह्यूमन के वजह से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैन मेड। ठीक है, मैन मेड, ओके, ह्यूमन के वजह से होता है। अब क्या चेंजेस होता है, कोई भी चीज में जो चेंजेस होता है वो दो टाइप से हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, दो टाइप से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं, दिस चेंजेस दिस चेंजेस दिस चेंजेस can be differentiated as the two types. First is called physical and the second is called chemical changes. ठीक है, फिजिकल एंड सेकेंड इज कॉल्ड केमिकल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। मैं ऐसे लिख देता हूं, बेस्ट होगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, पहले मैंने बताया आपको क्या, व्हाट इज द केमिकल चेंजेस, व्हाट इज द रिएक्शंस, क्या होता है मुझे अभी नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि बहुत सारी चीज क्या होते हैं, टाइम टू टाइम हम लोग के अराउंडेड बहुत सारी चीज चेंज होता हुआ नजर आता है। क्या चेंज होता हुआ नजर आता है, ये चेंजेस जो तुम देख रहे हो अभी पता चलेगा तुमको,
कोई भी चीज़ आपको चेंजेस नजर आता है, कुछ चेंजेस जो होते हैं वो नेचुरली होते हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं, ये मैन मेड होते हैं। साथ ही साथ ये भी बात हम लोग को देखना है कि ये इस चेंजेस को हम लोग दो टाइप में हम लोग दिखा सकते हैं, एक फिजिकल, एक होता है केमिकल चेंजेस। ओके, फिजिकल चेंजेस से क्या होता है, अब आपको समझ में आएगा चेंज क्या हो रहा है। फिजिकल चेंजेस से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, फिजिकल चेंजेस से क्या होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, इन फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, ध्यान से समझना, फिजिकल चेंजेस हम लोग को बताता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का स्टेट बताता है, किसी भी सब्सटेंस का क्या बताता है, चेंज इन स्टेट, ऐसे लिख दो बेस्ट होगा। किसी भी सब्सटेंस का क्या बताता है, चेंज, चेंजेस या चेंज इन स्टेट, स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो अगर मान लो किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंजेस होता है। अब स्टेट चेंजेस का क्या मतलब है, उसके बारे में तो हम समझेंगे, है ना। तो अभी यह बात तुमको समझ में आएगा, चेंजेस इन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस वो फिजिकल स्टेट होता है। किसी भी सब्सटेंस का अगर मान लो अगर उसका स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज होने का ये मतलब नहीं होता सिर्फ और सिर्फ कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, नहीं, ये भी होता है, ये तो होता ही है, मगर साथ ही साथ क्या होता है, टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है। जैसे मान लो तुम लोग गैस लॉ पढ़े हो, उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, उसका प्रेशर चेंज हो गया, तो उसका स्टेट चेंज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको समझाते हैं, समझो। जैसे मान लो एक मैं सॉलिड लिया, ठीक है। सॉलिड अगर तुम देखते हो, सॉलिड का मॉलिक्यूल्स अगर तुम देखते हो तो बताओ सॉलिड का मॉलिक्यूल्स क्या है, ध्यान से देखो, सॉलिड का ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ये ऐसे क्या कर रहा है, ये ऐसे अटैच है। ओके, ये ऐसे अटैच है। तो मॉलिक्यूल्स तुमको क्या नजर आ रहा है, तुम बताओ, मॉलिक्यूल्स क्या नजर आ रहा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, ध्यान दे, ध्यान से दो। अगर मान लो इस सॉलिड का, अगर मान लो मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा क्लोज है, समझना, ये मॉलिक्यूल्स बहुत ही क्लोज है, तो अगर इसका प्रेशर की बात करेंगे, मान ले P1 है, अगर इसका वॉल्यूम मान लो इसका V1 है और उसका टेम्परेचर मान ले T1 है, क्लियर, समझ में आया। अब मान लो सॉलिड, सॉलिड है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इस सॉलिड का हम क्या किए, थोड़ा सा टेम्परेचर हम चेंज कर दिए, फाइनल कंडीशन में मैंने क्या किया, टेम्परेचर को चेंज कर दिया। टेम्परेचर देखो T1 था पहले, अब कितना हो गया, T2 हो गया, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है, मान लो T2 क्या है, ज्यादा है। ओके, अब क्या होगा, उसका वॉल्यूम मान लो V2 हो गया, बट प्रेशर अभी भी P1 है। प्रेशर मैंने कांस्टेंट किया, बताओ प्रेशर जब कांस्टेंट, देखो यहाँ भी P1, यहाँ भी P1। अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर क्या है, T1, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, T2 मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम देखो बढ़ गया, है ना। तो हम बोल सकते हैं, कंडीशन मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर, देखो कंडीशन मैंने बोल दिया कि टेम्परेचर T1 इज लेस देन T2, तो वॉल्यूम क्या हो गया, V1 इज ग्रेटर देन V2। ओके, सॉरी V2। ओके, समझ में आया। तो अब बताओ वॉल्यूम भी क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो बताओ प्रेशर क्या है, P1 इज इक्वल टू P1, है ना, कांस्टेंट। बताओ कौन सा लॉ है, बताओ कोई बताएगा कौन सा लॉ है। इस लॉ को क्या बोलते हैं, गैस लॉ हम लोग पढ़ क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ। तो अब बता, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा है तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो तुम ही बताओ क्या ये गैस, ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है करीब रहेंगे, थोड़ा सा दूर हो जाएंगे ना, थोड़ा सा दूर हो जाएंगे ना, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ चुका है, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स अब दूर दूर होने लगेगा। तो देखो ये लिक्विड नहीं है, मान लो ये लिक्विड नहीं है, लिक्विड हो भी सकता है, ये लिक्विड अभी नहीं है, ये एज बोल सकते हो सेमी सॉलिड है। तो अब बताओ क्या, अगर ये इसका लिक्विड अगर बात करते हो, ये चलो लिक्विड भी मान सकते हो या आधा सॉलिड भी मान सकते हो, ऐसे मैं बात बोल रहा हूँ, लिक्विड ही बोल सकते हो या सेमी लिक्विड ही बोल सकते हो, सेमी सॉलिड ही बोल सकते हो। तो बताओ इसका मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर हो गया, तो बताओ इसका स्टेट मान लो ये है, तो इसका स्टेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब वो स्टेट में ये जो तुम देख रहे हो, ये जो सब्सटेंस है, ये जो तुम देख रहे हो सब्सटेंस है, और ये सब्सटेंस तुम देख रहे हो, और ये भी वही सब्सटेंस है, मगर वो पहले एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस तो सेम है, बट उसका स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया उसका स्टेट, उसका स्टेट चेंज हो गया, है ना, लग रहा है ना। देखो इसके मॉलिक्यूल्स पास पास में थे, अब देखो ये दूर दूर हो गया, तो इस मॉलिक्यूल्स, इस सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो गया। अगर तुम ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो ये सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, उससे भी ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो लिक्विड से गैस बन जाएगा। अगर मान लो सॉलिड थोड़ा सा लिक्विफाई हो गया है तो वो प्योर लिक्विड नहीं है, सेमी सॉलिड है, मतलब आधा सॉलिड आधा लिक्विड भी है, तो हम प्योर लिक्विड तो नहीं बोलेंगे। तो उस पॉइंट पर भी मेरा क्या हुआ, उस सब्सटेंस का क्या हो गया, स्टेट चेंज हो गया। तो स्टेट चेंज होने का ये मतलब मत समझना कि सिर्फ सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इन दोनों के बीच भी लाई कर सकता है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी टेम्परेचर, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज कर दो, प्रेशर चेंज कर दो, वॉल्यूम चेंज कर दो, तो क्या होगा, उनका स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो पहले का जो कंडीशन है उस पर वो
अवेलेबल नहीं रहेगा मतलब इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाए, या तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा या तो वॉल्यूम घट जाएगा या तो कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा क्या बोल रहे, मगर वो पहले इनिशियल स्टेट की तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब इसका स्टेट चेंज हो गया। अब बात करो और भी टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से अब क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गया, तो तुम बोल सकते हो ये क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो तुमने क्या देखा, ये क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो देखो स्टेट का ये मतलब नहीं होता सिर्फ सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो हो सकता है वो अब पहले कंडीशन में नहीं है, मतलब उसका स्टेट चेंज हो गया है। बोलो समझ में आ रहा क्या बोल रहे, क्लियर है बाबू सबको? ओके तो अब ये बात बताओ, हमने क्या देखा, हमने ये देखा फिजिकल चेंजेस का मतलब ये होता है चेंज इन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। सब्सटेंस का क्या चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट होगा, या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस में जाएगा। ठीक है, या इन दोनों के बीच में भी थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, तो सॉलिड लिक्विड या गैस में भी थोड़ा सा चेंजेस नजर आता हुआ नजर आएगा। मतलब अगर बात बताओ, अगर छोटा सा एग्जाम्पल तुमको बोलेंगे, टेम्परेचर मान लो मेरा 5 केल्विन है, और लिक्विड में जाने के लिए इसका टेम्परेचर मान लो 10 केल्विन चाहिए। तो बताओ अगर हम 5 से 7 केल्विन करेंगे तो लिक्विड में जाने के लिए कितना केल्विन चाहिए, 10 केल्विन, और पहले पहले कितना था सॉलिड का, 5 केल्विन। तो बताओ अगर 2 केल्विन बढ़ा देंगे तो कितना केल्विन हो जाएगा टेम्परेचर, बताओ 7 केल्विन। तो 7 केल्विन में बताओ ये लिक्विड होगा, नहीं होगा, बट लिक्विड होने के लिए क्या कंडीशन है, 10 केल्विन होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना 7 केल्विन में सॉलिड लिक्विफाई नहीं होगा, बट उस टेम्परेचर पर जो भी सॉलिड होगा उसका इनिशियल का स्टेट नहीं होगा, वो स्टेट अपना चेंज कर लेगा। इसलिए स्टेट का ये मतलब सिर्फ होता है कि वो अपना क्या करे, सेम टेम्परेचर अगर सेम प्रेशर अगर सेम वॉल्यूम पर रहता है तो इसका स्टेट वही रहता है। अगर फर्दर इन तीनों पैरामीटर में थोड़ा सा भी चेंजेस आया तो वो अब सब्सटेंस उस अवस्था में नहीं रहेगा, वो अपना स्टेट को चेंज कर लेगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ध्यान रखना सॉलिड लिक्विड गैस तो ठीक है, मगर इन दोनों के बीच में भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट चेंजेस। तो हमेशा ध्यान रखना फिजिकल चेंजेस बताता है, क्या बताता है, किसी भी सब्सटेंस का स्टेट बताता है। बोलो समझ में आया, क्लियर है? आदित्य बोलो। ओके चलो फटाफट इसको उतार लो, बोलते हैं। अच्छा अब एक काम चीज है, तो दो टाइप का मैंने आपको बताया था ना, फिजिकल स्टेट हो गया, एक होगा केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट क्या बताता है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। केमिकल स्टेट क्या बताता है, तो केमिकल चेंजेस केमिकल चेंजेस brings a change in chemical properties ऑफ ए मैटर। तो किसी भी सब्सटेंस का एक चीज ध्यान रखना, केमिकल चेंजेस से क्या मतलब है, केमिकल चेंजेस से ये मतलब है उसमें ध्यान रखना उस मैटर का, उस सब्सटेंस का क्या हो, केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस हो। व्हाट इज ए केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस होगा, क्या क्या हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस होगा, है ना? तो हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस हो सकता है, बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टी है जो चेंजेस हो सकता है ना, बहुत सारे, कलर हो सकता है ना, कलर हो सकता है, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाना, इसको भी बोलते हैं क्या, केमिकल चेंजेस बोलते हैं, है ना? तो एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एक नया प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना, नया प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो वो भी क्या एक तरह का केमिकल चेंजेस है। कलर में चेंजेस होना, तो ये भी एक तरह का क्या है, केमिकल चेंजेस है। तो किसी भी, अब हम लोग यही बारे डिस्कस करना है, हम लोग केमिकल चेंजेस के बारे में बात करना है, फिजिकल चेंजेस तो नहीं बताना है। तो यही सारे बहुत सारे वेराइटी है, बहुत सारे सिस्टम है जो हम लोग देख सकते हैं, उसमें केमिकल चेंजेस भी हो सकता है, उसमें फिजिकल चेंजेस भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो चलो अब हेडिंग देते हैं, व्हाट इज द केमिकल चेंजेस। अब हम लोग हेडिंग देते हैं, व्हाट इज केमिकल चेंजेस। चलो केमिकल चेंजेस किसको बोलते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आ जाओ, देखो केमिकल चेंजेस है क्या। सबसे पहले तुम देखोगे केमिकल चेंजेस में, सबसे पहले केमिकल चेंजेस तुम लोग वहां पर देखोगे जहां पर केमिकल रिएक्शंस होगा। केमिकल चेंजेस तुम वहां पर देखोगे जहां पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है तुमको पता है, जैसे मान लो कोई एक केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, मैं अभी दिखाता हूं, बहुत सारे रिएक्शन तुम लोग को दिखाऊंगा। पहले डिफिनेशन में लिखता हूं, इन द केमिकल रिएक्शन, इन द केमिकल इन द केमिकल चेंजेस, या केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हो, केमिकल चेंजेस, एक सब्सटेंस जो होता है, वन सब्सटेंस react with another substance। ठीक है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से क्या करता है, रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद टू प्रोड्यूस
या टू undergo a change in chemical composition. Change in the chemical composition. केमिकल कंपोजिशन मतलब समझते हो? केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है क्या, वो किससे रिएक्ट कर रहा है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी में मतलब केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आएगा, तभी उसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? देखो, तो ये यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर ये हो रहा है व्हाट इज द केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस में तुम लोग को ये बात ध्यान रखना है, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगा, ध्यान से सुनना, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगा और एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ अगर रिएक्शंस करता है और करने के बाद अगर वो अपना कंपोजिशन जिससे मिलके बना है, अगर वो अपने आप को चेंज कर लेता है, अपना केमिकल कंपोजिशन अगर चेंज कर लेता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस हुआ है उस रिएक्शंस में। मतलब एक मेरा ओल्ड सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुका है, तो ऐसे केमिकल चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे सामने हम कुछ एग्जांपल रख रहे हैं। जैसे मान लो देखो, C12H22O11, ये क्या है पता है, ये क्या है, शुगर। इसको क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। देखा गया, एक छोटा सा एग्जांपल तुम लोग को हम बताते हैं, ये शुगर है। इस शुगर को जब तुम हीट करोगे, ठीक है, हीट करोगे, तो जैसे तुम हीट करोगे तो देखोगे ना, मेरा बनने वाला क्या है, 12 एटम्स ऑफ कार्बन और साथ ही साथ 11 एटम्स ऑफ क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो अब तुम खुद बोलो बाबू, अब तुम खुद बोलो कि तुम क्या देखे। अच्छा बताओ कि ये जो शुगर तुम देख रहे हो, ध्यान से देखो, ये जो शुगर है, तो शुगर का अपना प्रॉपर्टी होगा, अपना प्रॉपर्टी होगा। क्या क्या प्रॉपर्टी होगा सर, ये सॉलिड होता है, ठीक है, समझ में आया, ये सॉलिड होता है, ये इसका इसका स्वीटनेस होता है, ये मीठा होता है ना, ये बात पता है तुम लोग को। बहुत सारे शुगर का अपना अपना एक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी है एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी है। बट जब इसको हीट किए, हीट करने के बाद तुम देखो किस में कन्वर्ट हो गया, बताओ किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बन में कन्वर्ट हो गया। और साथ ही साथ 11 क्या हुआ, वाटर मिल गया। और ये वाटर जो तुम देख रहे हो ना, वाटर क्या है पता है, वाटर वेपर है। किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में होता है, ये वेपर के फॉर्म में होता है। तो बताओ ये क्या नया चीज बन गया ना, ग्लूकोज, शुगर से हमको क्या मिल गया, कार्बन मिल गया, कुछ नया चीज मिल गया। शुगर से हमको क्या मिल गया, वाटर मिल गया, कुछ नया चीज मिल गया। तो शुगर अपना प्रॉपर्टी क्या किया, चेंज कर लिया। तो अगर किसी सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी मैटर में अगर उसका प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, तो अगर प्रॉपर्टी चेंज होगा तो इसका मतलब क्या है, वो नया सब्सटेंस बना चुका है। देखो ये शुगर तुमको कार्बन बना लिया, अपना अपना केमिकल कंपोजिशन देखो, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, C12H22O11। देखो ये डिसोसिएट होकर कार्बन फॉर्म हो गया एंड वाटर का फॉर्मेशन हो गया। मतलब क्या हो रहा है, अपना केमिकल कंपोजिशन चेंज कर लिया। तो ये किसके दौरान किया भाई, किसके दौरान किया, केमिकल चेंजेस की वजह से हुआ। केमिकल, ये किसके वजह से हुआ, ये जब तुम हीट किए तो यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल चेंजेस हुआ। क्या हुआ, और केमिकल चेंजेस हुआ। और इस केमिकल चेंजेस के दौरान हमको ये नजर आ रहा कि शुगर ब्रेक होता हुआ कार्बन में एंड वाटर में टूटता हुआ नजर आया। बोलो समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल चेंजेस नजर आता हुआ, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये केमिकल चेंजेस कैसे हुआ, चलो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आ जाओ, देखो देखो, प्रैक्टिस डेली लाइफ में तुम लोग यूज किए होगे, ऐसा बात नहीं है, तुम लोग हमेशा यूज किए होगे। जैसे मान लो हम तुम लोग के एक बनाते हैं, यहाँ पर स्टैंड बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है, ओके, ये एक स्टैंड बना रहे हैं हम, ठीक है, ओके। और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इस ट्यूब को फिक्स करोगे, ठीक है, इस ट्यूब को आप फिक्स करोगे, एक टेस्ट ट्यूब को फिक्स करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, ज़्यादा बेंड हो गया, इस ट्यूब को हम लोग फिक्स करते हैं, देखो, ओके। तो देखो, तो यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं टेस्ट ट्यूब रख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब फिक्स किया हुआ है, ठीक है, नजर आ रहा है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में अगर तुम देखोगे, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, तुम इसके अंदर में शुगर का क्रिस्टल रखो, क्या रखो, शुगर का क्रिस्टल रखो। देखो ये व्हाइट व्हाइट क्या है, शुगर का मैंने कुछ क्रिस्टल रख दिया, ठीक है, ये शुगर का क्रिस्टल रखा मैंने, ठीक है, ये शुगर का क्रिस्टल है।
तो ये क्या है, क्रिस्टल ऑफ शुगर। ओके, अब देखो जैसे मैंने शुगर को रखा और शुगर को रखने के बाद मैंने क्या किया, नीचे से इसको हीट करा, मगर पहले तुम देखो शुगर किस फॉर्म में था, सॉलिड के फॉर्म में था। ओके, सॉलिड के फॉर्म में था। तो बताओ सॉलिड के फॉर्म में था, जब तुम हीट किए इसको, जैसे मान लो मैं यहां से हीट कर रहा हूं, ठीक है, हीट कर रहा हूं, देखो, ठीक है, मैं इसको हीट कर रहा हूं। अब ये हीट कैसे करोगे भाई, बर्नर के थ्रू करोगे, तो बर्नर के थ्रू भी कर सकते हो, बेस्ट है। जैसे तुम इसको हीट करोगे तो बताओ हीट करने से क्या मिलेगा, वो शुगर क्या होगा, वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, है ना। तुम देखोगे कभी भी तुम शुगर को हीट करोगे, तो शुगर को तुम जैसे हीट करोगे तो देखो वो शुगर क्या होगा, पहले लिक्विफाई होगा, देखना आराम से, कभी करके देखना शुगर को, ठीक है। स्पून में क्या करना है, शुगर रखना, और शुगर रखने के बाद तुम उसको हीट करोगे। जैसे हीट करोगे तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग घर में भी कर सकते हैं। अब तुम जैसे करोगे तो क्या होगा, शुगर क्या होगा, लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। लिक्विड तुम देखोगे, लिक्विड जैसे होगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे तुम देखोगे लिक्विड हो जाएगा, तो लिक्विड होने के बाद तुम देखो उसका कलर जो हो जाता है ब्राउन हो जाएगा। क्या क्या कलर हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। तुम देखना अच्छा से, कलर तुम देखोगे लिक्विड जैसे हो जाएगा, ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं ब्राउन कलर का थोड़ा यहां से बना देता हूं। देखो ये कैसा हो गया, ये ब्राउन कलर का हो गया, लिक्विड हो गया। तो मैं बोल सकता हूं ये क्या है, लिक्विड ब्राउन, ठीक है। ये लिक्विड ब्राउन हो गया है, किसका फॉर्म है, सुगरी का लिक्विड फॉर्म है। अब देखो ये लिक्विड ब्राउन हो जाता है, और फिर ज्यादा हीट करोगे, और ज्यादा हीट करोगे तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड ब्राउन जो है कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक में, ठीक है। ब्लैक कार्बन, कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है, जब तुम C6H12, ये सॉरी, C12 H22O11, देखो ना, ये देख रहे हो ना, शुगर है ना। इस शुगर को तुम जैसे हीट करोगे, तुम अच्छे से ध्यान दो, कार्बन कितना है बताओ, कार्बन कितना है, कार्बन कितना है बताओ, 12 है। ओके, समझ में आ रहा है, कार्बन 12 है। अच्छा, मेरे पास अगर तुम बात बताओ, हाइड्रोजन कितना है, 12 है, 22 है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ H2O। देखो अगर तुम शुगर को अच्छे से तुम देखोगे तो ये किस फॉर्म में होता है, C12H2O। बताओ हाइड्रोजन कितना है, 22, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ से कितना करोगे, 11, ऑक्सीजन कितना है, 11, देखो ऑक्सीजन 11 नजर आ रहा है। तो C12H2O, मतलब ये ध्यान रखना, शुगर जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कार्बन का हाइड्रेटेड फॉर्म होते हैं। कार्बन का हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म होते हैं, शुगर जो होता है कार्बन का हाइड्रेटेड फॉर्म होता है। यही तुम देख रहे हो C12H2O। जब तुम इसको हीट करते हो, जब तुम हीट करते हो ना, तो देखो ना, वाटर है ना, वाटर गैस के फॉर्म में निकल जाता है। देखो वाटर जो है गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। देखो यहाँ से वाटर जो है वो गैस के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। अब जैसे वाटर जो है, वाटर वेपर, मैं यहाँ लिख देता हूँ वाटर वेपर। अब देखो वाटर तो मेरा वेपर के फॉर्म में निकल गया, कितना वाटर है बताओ तो, 11H2O। कितना है, 11H2O, वेपर के फॉर्म में है ना, गैसेस के फॉर्म में। बाकी सिर्फ क्या बच गया, कार्बन। कार्बन 12 का तुम हीट करो, कार्बन 12 बच जाता है, उस कंटेनर के अंदर में ब्लैक पीपीटी बन जाता है। ये ब्लैक कौन कलर का होता है, ये ब्लैक कार्बन होता है। और जो ट्यूब के अंदर में तुमको नजर आएगा ऐसे काला काला ब्लैक रंग का तुमको नजर आएगा, ये क्या होता है, ब्लैक रंग का लास्ट में। तो देखो देखो क्या हुआ। तो पहले इस रिएक्शंस के दौरान, जब यहाँ पर तुम देख रहे हो रिएक्शंस हो रहा है, तो ब्लैक जो है, ये ब्लैक कलर का काला क्या करता है, ये ट्यूब के अंदर में पड़ा रहता है। तो यहाँ पर दो चीज हुआ, क्या हुआ, दो चीज सर। सर जब शुगर को मैंने हीट किया था, तो शुगर जो तुम देख रहे हो, ध्यान से देखो, शुगर जो है वो पहले सॉलिड था, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ बताओ, शुगर लिक्विड में, किस फॉर्म में, लिक्विड में। तो बताओ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना, क्या इस यहाँ पर कौन सा चेंजेस हो रहा है बताओ, अपना स्टेट चेंज हो रहा है। देखो अपना स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में गया तो कौन सा स्टेट चेंज किया, फिजिकल स्टेट। तो तुम क्या बोलोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शंस के दौरान फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। तो पहला यहाँ पर ध्यान रखना क्या हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है। ओके, समझ में आया सभी को। दूसरा दूसरा क्या हो रहा है, मेरा ग्लूकोज जो शुगर जो है वो क्या कर रहा है, ये जब हीट कर रहे हो तो कार्बन 12 में, मतलब कार्बन 12 मतलब ऐसे लिखना, ऐसे मत लिखना, 12 कार्बन, और साथ ही साथ मैं ऐसे कर देता हूं, 12 कार्बन, इसको ऐसे मत लिखना, 12 कार्बन ऐसे,
12 कार्बन में ये मेरा सॉलिड के फॉर्म में रहेगा और साथ ही साथ वाटर जो है वो 11 मेरा गैसेस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो तुम देख रहे हो ना, ये अपना कंपोजिशन चेंज किया। देखो इसका कंपोजिशन मेरा था कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, ये सिर्फ कार्बन एंड वाटर में टूट गया, मतलब इसका कंपोजिशन चेंज हो गया। तो बताओ यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ? कंपोजिशन अगर चेंज होता है तो तुम क्या बोलते हो? केमिकल चेंजेस हुआ। क्या चेंजेस हुआ? केमिकल चेंजेस हुआ। तो यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंपोजिशन कंपोजिशन चेंजेस हो रहा है। जब कंपोजिशन चेंजेस हो रहा है तो तुम क्या बोलोगे? इसमें क्या हो गया सर? इसमें सर केमिकल चेंजेस हुआ। बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इस रिएक्शंस के दौरान क्या हो रहा है, मेरा फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रहा है एंड द केमिकल स्टेट भी चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज द केमिकल चेंजेस? समझ में आ रहा है अच्छा से? केमिकल चेंजेस क्या होता है बाबू, सभी को क्लियर है अच्छा से? तो चलो आप लोग पहले इसको अच्छे से उतारो। जब तुम देख रहे थे केमिकल चेंजेस हो रहा था, तो केमिकल चेंजेस के दौरान क्या होता है ना बाबू, ध्यान रखना, मास भी चेंज होता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर बात करते हो, वेट भी चेंजेस होता है। मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एग्जांपल लिए थे C12H22O11। जब बाबू इसको हीट किए थे ना बाबू, जब इसको हम हीट किए थे तो बताओ ये 12 कार्बन में टूटा था और 11 क्या टूटा? वाटर में ब्रेक हुआ था, है ना? तो देखो अगर कंपोजिशन चेंज होगा बाबू, अगर कंपोजिशन देखो चेंज हो गया तो क्या होगा? सीधा मास भी चेंजेस होगा। बट तुम अगर बात बताओ, ये तो लीव हो गया ना, ये तो वेपर के फॉर्म में निकल गया ट्यूब के अंदर से। ओके अच्छा बताओ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको नजर आ रहा है, C12H22 मेरा O11। तो इसका इसका मास कितना है? इसका मास कितना है? तो अगर मान लो, अगर मास तुम देखोगे तो मॉलिक्यूलर मास तुम देखोगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में भी चेंजेस आता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास अगर तुम देखते हो तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। 12 एक एटम का होता है तो 12 है, तो मैंने 12 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो कितना हाइड्रोजन है? 22, 22 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 11 ऑक्सीजन है तो 11 कर दिया। तो अब तुम बात बताओ ट्यूब के अंदर में क्या बचा था? ट्यूब के अंदर में तो सिर्फ कार्बन बचा था। तो बताओ ग्लूकोज का, सॉरी शुगर का, ये जो शुगर तुम देख रहे हो, शुगर का मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल्स है, उसका मास कितना है? तो पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए? बोलो बोलो कितना आना चाहिए? देखो मैंने यहाँ से मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया। मॉलिक्यूलर मास को जैसे कैलकुलेट किया तो तुम देख रहे हो एक मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर मास जो निकल रहा है, मेरा मेरा मॉलिक्यूलर मास जो निकल रहा है C12H22O11, जिसका आता है 342। ओके तो इसका इसका कितना है? 342 ग्राम मान लो, ये 342 ग्राम है। कार्बन अगर बात करते हो, देखो कार्बन कितना है? कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 12 इंटू 12 हो जाएगा। तो बताओ कितना होगा? 12 इंटू 12 कितना होगा? 144। कितना होगा? 144 होगा। ओके इतना ग्राम ऑफ क्या मिल रहा है? कार्बन मिल रहा है। बट वाटर तो लीव आउट हो गया ना बाबू, वाटर तो लीव आउट हो गया ना, है ना? तो वाटर तो निकल गया ट्यूब से। तो बताओ हम बोल सकते हैं एक ट्यूब के अंदर में अगर बात करते हो, अगर तुम ट्यूब ओपन रखे हो, ध्यान से देखो बाबू, अगर ट्यूब तुम ओपन रखे हो और इस ट्यूब के अंदर में जो तुम हीट किए थे, तो यहां से तो क्या हो गया था? वाटर निकल गया था ना। क्या निकला था? वाटर वेपर निकल गया था। तो अगर वाटर वेपर निकल जाएगा तो कितना वाटर वेपर निकल गया? बताओ कितना अमाउंट निकल गया? बताओ H2O, H का कितना होता है? 1, कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 16, है ना? और सभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। तो देखो 16 टू 18, 18 इंटू 11, 18 इंटू 11 करोगे तो बताओ क्या बोल सकते हैं? 198 होता है। कितना होता है? 198। तो बताओ इतना ग्राम, 198 ग्राम ऑफ द वाटर क्या हो गया? 198 ग्राम ऑफ द वाटर लीव आउट हो गया। तो बचाओ अंदर में क्या बचा? अंदर में क्या बचा बताओ? अंदर में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का क्या मिल गया? कार्बन, ब्लैक कार्बन। और ये ब्लैक कार्बन कितना अमाउंट है? बताओ कितना अमाउंट है? 144, है ना? बात समझ में आ रहा है? तो देखो मेरा 342 ग्राम ऑफ द क्या मेरे पास शुगर कन्वर्ट इनटू द 144 ग्राम। क्या बताओ मास डिक्रीज किया? क्या बताओ मास डिक्रीज किया? बताओ। ओके बोलो बाबू, क्या बताओ इस रिएक्शंस के दौरान मास में डिक्रीज आया? हाँ सर। तो तुम क्या बोल सकते हो सर कि सर मेरा, हम बोल सकते हैं कि 342 ग्राम ऑफ द शुगर कन्वर्टेड इनटू द 144 ग्राम ऑफ द कार्बन। दिस मीन दैट हम ये बात बोल सकते हैं, इसका ये वजह हो सकता है कि सर जब रिएक्शंस होता है तो क्या होता है उसके अमाउंट में भी क्या होता है? ग्रेजुअली चेंजेस आता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर नोट पॉइंट में, द वेट ऑफ
देखो, द वेट ऑफ सब्सटेंस, द वेट ऑफ सब्सटेंस undergoing undergoing chemical changes usually changes। ठीक है, ध्यान रखना क्या होगा, यूजुअली चेंजेस, क्या चेंज है, उनके वेट में चेंजेस आएगा। ठीक है ना, हाँ, मगर वेट तो लॉस हो रहा है। अगर बताओ जितना वाटर लीव हुआ था इसको और साथ ही साथ 1 to 4 ऐड करेंगे तो हमको ग्लूकोज मिल जाएगा, ग्लूकोज का अमाउंट मिल जाएगा। तो मास हमेशा कंजर्व होता है, ऐसा नहीं कि मास कहीं चला गया, लॉस हो गया, लॉस होता नहीं है, वो रहता ही है, वो ये यूनिवर्स में रहेगा। वेपर कहाँ होगा, ऊपर चला जाएगा, यूनिवर्स में चला जाएगा। तो कहने का मतलब यही बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं सराउंडिंग में क्या करता है, वाटर वेपर चला जाता है। और मेरा सब सिस्टम कौन है, 144 ग्राम ऑफ द ब्लैक कार्बन का सिस्टम है। तो मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं बाबू कि अगर वाटर जितना लीव हुआ था उसका मास और कार्बन जितना मास है दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ये शुगर के मास के बराबर होगा, क्या शुगर के मास के बराबर होगा, बोलो हाँ कि ना। देखो 198 को 144 ऐड करो, 198 को 144 से ऐड करो, देखो कितना होगा, 342 ग्राम आएगा। तो हम बोल सकते हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, ठीक है, ये बात हम बोल सकते हैं कि टोटल वेट ऑफ सब्सटेंस, टोटल वेट ऑफ सब्सटेंस टेकिंग पार्ट in the chemical reaction, ठीक है, इन द केमिकल चेंजेस बोल सकते हो, नॉट रिएक्शन, रिएक्शन हो ही रहा है, उसी के दौरान जो केमिकल चेंजेस हो रहा है, ठीक है, केमिकल चेंजेस रिमेन द कांस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आया। टोटल वेट हमेशा कांस्टेंट होता है, टोटल वेट में कौन था, ग्लूकोज, सॉरी शुगर में कितना लिए थे, 342 का। मतलब केमिकल चेंजेस के दौरान मास में तो डिक्रीमेंट आया, मास तो चेंजेस किया, बट जो पार्ट लॉस होता है उस पार्ट को भी ऐड कर दिया जाए तो टोटल मास जितना लिए थे उतना ही मेरा फाइनल कंजर्व हो जाता है। बोलो समझ में आया, क्लियर है, ओके। चलो, तो आप लोगों की बात समझ में आया कि केमिकल चेंजेस क्या होता है, साथ ही साथ केमिकल चेंजेस होने की वजह से उनके मास में भी क्या होता है, चेंजेस होता है। ठीक है, मगर टोटल अगर मास को मैं ऐड कर दूं जितना लॉस होता है तो वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रिक्टली मैं बोल सकता हूँ केमिकल चेंजेस के दौरान हमेशा मास कांस्टेंट ही होता है ना। मगर ऐसे मैं थ्रू आउट में बोल सकता हूँ जो मेरा फाइनल जो मिला, मुझे ब्लैक कार्बन मिला, वाटर तो लॉस हो गया, मगर वाटर जितना लॉस हो उसको फिर से ऐड कर दोगे तो मास हमेशा कंजर्व होगा। ठीक है, तो चलो फटाफट इसको उतार लो। देखो, कुछ केमिकल चेंजेस जो होते हैं, मैं बात करूंगा फॉलोइंग कंडीशंस के बारे में। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चंस पूछता है, बहुत सारे रिएक्शंस हो सकता है सर केमिकल चेंजेस का, कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल बताइए, तो आप बता सकते हैं, मगर उससे पहले मैं कुछ फॉलोइंग कंडीशन बताऊंगा। ठीक है, कुछ मेरे पास क्या होगा, फॉलोइंग कंडीशन, कुछ केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, आर द नेसेसरी फॉर ए केमिकल चेंजेस। ध्यान से देखो, कुछ हम लोग के लिए अगर तुम मान लो तुम कुछ केमिकल चेंजेस कर रहे हो या केमिकल रिएक्शंस करा रहे हो, तो उस केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो केमिकल चेंजेस होता है तो कुछ में कुछ कंडीशंस है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ध्यान समझना, बहुत सारे एक ऐसा रिएक्शंस होता है जो, ध्यान समझना, सॉलिड स्टेट में ही काम हो जाता है। नॉर्मली सॉलिड स्टेट में भी रिएक्शंस होता है, बहुत सारे एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सॉलिड स्टेट में ही रिएक्शंस कर लेते हैं, और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो तुम क्या कर सकते हो, उसको एक्वस स्टेट में कन्वर्ट होगा, मतलब कि बिना एक्वस स्टेट में वो रिएक्शंस में टेक पार्ट नहीं लेगा। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो मेरा सॉलिड स्टेट में ही क्या करते हैं, रिएक्शंस दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो एक्वस में डालना जरूरी होता है, मतलब वाटर में डालोगे तभी वो रिएक्शंस देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे रिएक्शंस मैंने आपको लिख रहा हूँ जो क्या कर सकते हैं, नॉर्मल जो सॉलिड स्टेट में जो होते हैं वो रिएक्शंस दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लेड का नाइट्रेट है, ठीक है, मेरा सॉलिड स्टेट में नजर आ रहा है तुम लोग को, ओके। अगर मान लो पोटेशियम आयोडाइड, डायरेक्ट तुम एक दूसरे को क्या करोगे, मिक्सिंग करोगे। ठीक है, तो मेरा ये पहला जो हेडिंग होगा मिक्सिंग तरीका होगा, क्या होगा, मिक्सिंग करने का तरीका होगा। डायरेक्ट तुम मिक्स करोगे,
ठीक है, ये मिक्स करोगे, किसमें मिक्स करोगे, आपस में इसको मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद तुम देखोगे दोनों सॉलिड स्टेट में, दोनों सॉलिड स्टेट में, और दोनों सॉलिड स्टेट में रिएक्शंस कर रहा है। वाटर में इसको डालने का कोई दरकार ही नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल स्टेट में सॉलिड स्टेट में क्या कर रहा है, रिएक्शंस दे दे रहा है। बस आपस में इसको मिला दो, मिला दोगे क्या होगा, रिएक्शंस। रिएक्शंस के दौरान तुम देखोगे मेरा लीड जो है, और यहाँ पोटेशियम है, पोटेशियम के प्लस, ये माइनस, लीड मेरा +2, ये -1, जिसके वजह से ये रिएक्शंस होगा और पीबी के आ जाएगा यहाँ पर, KNO3 बना लेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KNO3 बना लेगा, और साथ ही साथ मेरे पास क्या बनाएगा, लीड का मेरे पास आयोडाइड बना लेगा। ठीक है, और जो कि मेरे पास ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। तो तुम क्या देखे कि सर सॉलिड स्टेट में भी रिएक्शंस करा दिया, सिर्फ मैंने क्या किया, उसको मिक्स कर दिया। कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जो तुम वाटर में तुमको डालना पड़ेगा, एक्वस में डालना पड़ेगा। जैसे मान लो NaCl, NaCl को जब तुम एक्वस में डालोगे, पानी में डालोगे, तो ये आयोनाइज हो जाता है, और जैसे ये आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है, AgCl को डालोगे इसको पानी में, ये भी आयोनाइज हो जाएगा। जैसे ये आयोनाइज हो जाएगा प्लस और माइनस के फॉर्म में, ये भी प्लस ये माइनस के फॉर्म में, ये कटायन एनायन अपने आप को इंटर कन्वर्जन कर लेता है। मतलब यहाँ पर Ag और Cl मिलके क्या बना लेगा, Ag प्लस और Cl माइनस मिलके आपको AgCl मिलेगा, जो कि मेरा व्हाइट पीपीटी होता है। ये क्या होता है, व्हाइट पीपीटी, मतलब समझते हैं ना, व्हाइट कलर दे देता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, Na और Cl मिलकर क्या बना लेगा, NaCl तुमको बना लेगा। ठीक है, सॉरी नॉट NaCl, NaNO3, मैंने AgCl ले लिया। हाँ AgCl भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट लेना होगा, मैंने मिस्टेक कर दिया, मैं AgCl लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा अब, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट NO3। तो अब देखो क्या बनेगा, Na और NaNO3, तो क्या बनाएगा, NaNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक है, सोडियम क्या बनाया, नाइट्रेट फॉर्म बना लिया, मगर ये भी क्या है, ये भी एक्वस में है। तो अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, इसको मैंने क्या किया था, एक्वस में डाला था, इसको भी एक्वस में डाला था, तो एक्वस में ही ये रिएक्शंस होता है। नॉर्मल तुम सोचोगे सॉलिड, एक्चुअली NaCl इज अ सॉलिड, बट क्या होता है, इसको वाटर में डालना पड़ता है, और वाटर में डालने के बाद इसको भी वाटर में डालोगे तब ये रिएक्शंस प्रोसीड करेगा। अदर वाटर में अगर नहीं डालोगे तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ये रिएक्शंस करेगा ही नहीं, ये आपस में NaCl के फॉर्म में रहेगा, ये सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्म में ही रहेगा, मतलब कोई चेंजेस नजर नहीं आएगा, रिएक्शंस होगा ही नहीं। बट इसमें देखो ये सॉलिड स्टेट में भी रिएक्शंस कर रहा है, बस इसको मिक्स कर दो हो जाएगा। बट इसको क्या किस फॉर्म में मिक्स करना पड़ेगा, एक्वस के अंदर में इसको मिक्स करना पड़ेगा, तभी ये रिएक्शन देगा। तो पहले मैंने क्या बताया, पहले इसको क्लोज लाना पड़ेगा, मिक्सिंग करोगे तो मिक्सिंग करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा तरीका जो है हीटिंग करने का है। बहुत सारे एक ऐसा रिएक्शंस है जो तुम क्या करोगे, हीट करना पड़ता है। नॉर्मल तुम सोचोगे कि नॉर्मल इसको मिक्स कर देंगे और रिएक्शंस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ रिएक्शंस को हीट का क्या होता है, नेसेसरी होता है, उसको जरूरत होता है। हीट जैसे मिलेगा, हीट मिलने से मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और रिएक्शंस क्या करेगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो कौन सा है, आयरन का। अगर तुम सोचोगे आयरन मेरे पास सॉलिड है, आयरन मेरे पास सॉलिड है, और यहाँ पर तुम सोचोगे मेरे पास सल्फर, सल्फर पाउडर, सल्फर का क्या लोगे, पाउडर लोगे, पाउडर फॉर्म लोगे। ठीक है, और जैसे सल्फर पाउडर का फॉर्म में लोगे, ठीक है, तो अगर तुम सोचो कि बिना हीट दिए इसको रिएक्शन करो, नो हीट, इसको क्या करो, नो हीट, इसमें हीट दोगे ही नहीं। अगर जो हीट दोगे तो ये क्या होगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो हमको ये बात से समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं जिसको क्या कहता है, हीट का रिक्वायरमेंट होता है। तो अगर मैंने क्या किया, इसी आयरन सॉलिड में और सल्फर पाउडर को जब मैंने हीट किया, ठीक है, हीट किया इसको, तो क्या हुआ, रिएक्शंस किया, रिएक्शंस क्या किया, आयरन सल्फर के साथ कांटेक्ट में आया, मिक्स्ड हुआ, मिक्स होने के बाद आयरन सल्फाइड बनाया। तो इससे ये बात पता चला कि बहुत सारे रिएक्शंस को हीट का रिक्वायरमेंट होता है। कोई जरूरी है हीट लॉस भी कर सकता है, हीट गेन भी कर सकता है। तो ऐसे कौन कौन सा एग्जाम्पल है, कौन कौन सा ऐसे एग्जाम्पल है जो कोई भी रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करेगा और हीट लॉस करेगा। अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, हीट लॉस करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ, ठीक है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द हीट एंड द लॉस ऑफ एन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड सम अमाउंट ऑफ द गेन ऑफ एनर्जी इज नोन एज, हम क्या बोल सकते हैं, हीट का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्शन चेंजेस को दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। पहला जो बात किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस या एंडोथर्मिक चेंजेस, और एक होता है एक्सोथर्मिक चेंजेस। व्हाट इज एंडोथर्मिक चेंजेस, ध्यान सुनो। एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होता है जिसमें रिएक्शंस को क्या एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो, एनर्जी एब्जॉर्ब करे। ठीक है, तो एक ऐसा रिएक्शन व्हेन
ए केमिकल चेंजेस, सॉरी बोलो बाबू, चलो आ जाओ। तो देखो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर तुमको ये बात पता चला ना कि रिएक्शंस को एनर्जी चाहिए, चाहे एनर्जी चाहिए या एनर्जी लॉस भी कर सकता है। तो अभी भी हम लोग एग्जांपल देखे कि आयरन एंड सल्फर को कुछ अमाउंट ऑफ हीट चाहिए तभी वो रिएक्शंस करेगा। तो हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है ना। तो अगर मान लो एंडोथर्मिक चेंजेस का मतलब ये होता है कि वेन वेन ए केमिकल ए केमिकल चेंजेस take place with the absorption of absorption of heat energy absorption of the heat energy, then the change is said to be endothermic changes, एंडोथर्मिक। ओके, एंडोथर्मिक। तो अब बताओ हम ये बोल सकते हैं कि रिएक्शंस में क्या होगा, ये क्या करेगा, एक ऐसा रिएक्शन जो एनर्जी एब्जॉर्ब करे, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को, ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक चेंजेस बोलते हैं। कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है सर कि एंडोथर्मिक चेंजेस होगा, आपको एग्जाम में पूछेगा कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है। जैसे मान लो मर्क्यूरी ऑक्साइड, देखो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब तुम हीट करोगे, ठीक है, जब तुम हीट करोगे मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, जब उसको हीट करोगे तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा बताओ। देखो हीट देने पर क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हीट एब्जॉर्ब कर रहा। तो देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। किस में ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो तुम देख रहे हो ना, एनर्जी दे रहे हो ना, हीट दे रहे हो ना, तो हीट को ये क्या कर रहा है, मर्क्यूरी ऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब कर रहा। तब ये किस में ब्रेक हो गया, डिसोसिएट हो गया मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन में। देखो इसको ऐसे लिखते हैं एसजीओ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसको तुम जब तुम हीट करोगे तो ये एसजी में टूट जाएगा, साथ ही साथ हाफ ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो तुम क्या देख रहे हो, एसजीओ के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। तो मतलब कहीं ना कहीं तुम एनर्जी सप्लाई करोगे। अगर तुम एनर्जी सप्लाई करोगे तो ये एनर्जी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और कोई भी रिएक्शन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान जो चेंजेस आएगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको एंडोथर्मिक चेंजेस बोलेंगे। बोलो समझ में आया। ओके अच्छा, और क्या क्या एग्जांपल है सर, और क्या क्या एग्जांपल है सर। तो और भी एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम कार्बोनेट को डिसोसिएट करने के लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। अब जैसे तुम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तुम अमाउंट ऑफ हीट दोगे तो ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में, और क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। ये गैस है, ये लीव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बोल सकते हो कि क्या करें, ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो, तो हीट जैसे दोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये फर्दर डिसोसिएट हो जाएगा। तो डिसोसिएट कैसे हो रहा है ना, कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा। और इसी अमाउंट ऑफ जब एब्जॉर्ब कर रहा तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलोगे, एंडोथर्मिक चेंजेस बोलेंगे। अच्छा ना। अच्छा अब तुम समझो, अब बात आते हैं हम एक्सोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक के लिए बता देते हैं, फिर आराम से आप लोग उतारिएगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पूछ सकता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसको बोलते हैं भाई, चलो उसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। ध्यान रखना, वेन वेन a chemical changes take place, ठीक है। मान लो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसके बीच में तुमको नजर आ रहा है क्या कि वो क्या कर रहा, लिबरेट कर रहा, लिबरेशन ऑफ कुछ एनर्जी वो क्या कर रहा है, लॉस कर रहा। जब वो रिएक्शन चेंजेस हुआ तो उस रिएक्शन चेंज के दौरान वो क्या कर रहा है, एनर्जी को लॉस कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, लॉस कर रहा। अब जब लॉस करेगा तो ऐसे रिएक्शंस को, ऐसे चेंजेस या ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक 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 चेंजेस बोलेंगे। बोलो समझ में आया। तो कौन कौन से सर ऐसे रिएक्शन है जो एनर्जी लॉस करता है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने बताया था आपको एग्जांपल कैंडल, अभी बताया था। जब तुम कैंडल यूज करते हो, देखो बाबू ध्यान से देखो, जब तुम कैंडल को जलाते हो तो कैंडल को जब जलाओगे, बर्निंग करोगे, तो कैंडल ऑन बर्निंग बर्निंग लिबरेट क्या करेगा, लिबरेट क्या करेगा, हीट, एनर्जी, हीट निकालेगा। और क्या निकाले, लाइट। आप देखते हो ना, ठीक है, लाइट एनर्जी।
तो तुमको जब तुम क्या करते हो, जब तुम मान लो वैक्स जो होता है, ठीक है, ये वैक्स को जब तुम जलाते हो, ठीक है, जब वैक्स को तुम जब जलाते हो, तो वैक्स को जब तुम जलाते हो, देखो ध्यान से देखो, इन वैक्स को देखो, जब वैक्स को तुम जलाते हो तो वैक्स हमको क्या मिलता है, ये एनर्जी देखो, तुम सामने जाओ तो गरम गरम लगता है, हीट लगता है ना, गरम जल रहा है कुछ, है ना, तो क्या करता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस। जब हीट प्रोड्यूस होगा तो इसमें भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है, मोम हल्का हल्का खत्म होते जाता है हीट के फॉर्म में, जल जाता है पूरा, तो क्या होता है यहाँ पर, क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है, क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहा है, और केमिकल चेंजेस के दौरान तुमको नजर आ रहा है ये हीट क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, तो अगर ये हीट लॉस करेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक। ओके, साथ ही साथ तुमको लग रहा है लाइट नजर आ रहा है ना, तो ये क्या करता है, ये लाइट एनर्जी भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एक और एक रिएक्शन तुम लोग को बता दे रहे जो एक्सोथर्मिक का एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा, ठीक है, बहुत सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, इतने ही काफी है तुम लोग का। रिस्पायरेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक ध्यान रखना, रिस्पायरेशन ये भी एक तरह का, रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, या बोल सकते हो चेंजेस, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो चलो आप लोग अच्छा से उतारो। अब हम लोग बात करने वाले पॉइंट नंबर 3, लाइट। लाइट बहुत सारे एक ऐसा रिएक्शंस होता है जिसको एनर्जी चाहिए, किस फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, जिसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसको क्या करिए, लाइट चाहिए, अगर लाइट तुम पास कर दोगे तो क्या होगा, वो एनर्जी स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसे रिएक्शन को नाम बोलते हैं फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। कौन सा ऐसा रिएक्शन है सर, देखते हैं। हाँ, जब तुम देखोगे हाइड्रोजन को, जब हाइड्रोजन गैस को, ये गैस है, और साथ ही साथ जब तुम क्लोरीन, क्लोरीन गैस को तुम रिएक्शंस कराओगे, ठीक है, मगर तुम ध्यान रखना इसको सनलाइट अगर तुम नहीं दोगे तो रिएक्शंस नहीं करेगा, तो यहां पर तुमको डिफ्यूज करना पड़ेगा सनलाइट, क्या करना पड़ेगा, डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में जैसे रखोगे, ये क्या करेगा, दोनों आपस में रिएक्शंस करने लगेगा, और करने के बाद बना लेगा HCl कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl गैस बना लेगा। तो हमको ये बात समझ में आ रहा है कि जब हम क्या किए, लाइट रखे थे तब ये रिएक्शंस हो रहा था, लाइट मैंने जैसे हटा लिया तो रिएक्शंस नहीं हो रहा है, मतलब क्या बोला कि अगर लाइट नहीं दोगे तो ये रिएक्शंस नहीं होगा। तो बहुत सारे कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसको क्या कर लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, तो ऐसे रिएक्शंस का नाम क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, और उसका एग्जांपल आपको याद होना चाहिए, H2 गैस Cl2 गैस टू फॉर्म द 2HCl, है ना, ठीक है। अच्छा, और मैं बात कर लेता हूं, देखो जैसे प्रेशर, प्रेशर भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, ठीक है, जिसका रिएक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम प्रेशर अगर अप्लाई नहीं करते हो तो ये रिएक्शन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में पास गैस है, और अगर तुम हाइड्रोजन गैस है, जब तुम इसका रिएक्शंस करवाओगे, अगर तुम प्रेशर 200 atm अगर रखते हो तभी रिएक्शंस ही पॉसिबल होगा, और बनाएगा क्या, अमोनिया बनाएगा, क्या बनाएगा, और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है, अमोनिया बनाएगा। तो तुम देख रहे हो कि pressure play the very important role in the carrying out the certain reactions, ठीक है, which otherwise do not occur by the bringing the particles closer। अगर तुम एनर्जी मतलब प्रेशर अगर नहीं लगाओगे तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के अपार्ट रहेंगे। तो एक बात ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, हाई प्रेशर 200 atm प्रेशर लगाओगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे का क्लोज आएगा, क्लोज आने से रिएक्शंस इन्वॉल्व होगा, और रिएक्शंस इन्वॉल्व होने के हम एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जिसको बोलते हैं अमोनिया NH3, और यही NH3 क्या करता है, ये केमिकल चेंजेस कराता है। अमोनिया क्या है मेरे पास, NH3। तो इसी रिएक्शन के दौरान हम लोग क्या बोल सकते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसेस जो होता है यूजुअली डू नॉट रिएक्ट, बट when subjected to the high pressure 200 atm the combine to form the ammonia gas, क्या बनाएगा, अमोनिया गैस बनाएगा। बोलो समझ में आया। तो कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसको प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है, कुछ ऐसे इक्वेशन होते हैं, रिएक्शन होते हैं जो लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, कैटलिस्ट का रिक्वायरमेंट होता है। व्हाट इज द कैटलिस्ट, आप लोग जानते हो कैटलिस्ट क्या होता है, तो समझो कैटलिस्ट क्या होता है। देखो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसको क्या कर रिएक्शंस आगे प्रोसीड नहीं करता, तो एक क्या करता है, एक हेल्प होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं,
जब आप छोटे छोटे रहते हैं तो क्या होता है, आप घर से बाहर नहीं निकल पाते, है ना। तो घर से बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, आपके पापा हेल्प करते हैं। तो पापा क्या कर रहे हैं ना, तुम्हारे घर से लेकर बाहर निकलने तक तुम्हारे पापा एक तरह का क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं तुम्हारा, जो क्या कर रहे हैं, बाहर निकलने का हेल्प कर रहे हैं। तो बताओ, तुमको अगर बाहर निकलना है तो तुम पापा के साथ जाओगे, तो पापा तुम्हारा हेल्प करे कि एकदम प्रोटेक्ट करके लेके जा रहे हैं तुमको, बाहर अच्छे से लेके जा रहे हैं। तो तुम्हारे पापा क्या करे, तुमको घर से बाहर लेके जा रहे थे, तुम्हारे पापा एक तरह का फंक्शन कर रहे, काम कर रहे, बाहर लेके जाना। तो इसी तरह से रिएक्शंस क्या होता है, बहुत सी स्लो होता है। मान लो बहुत सारे रिएक्शन स्लो भी होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन फास्ट भी होते हैं। तो ध्यान रखना, अगर कोई रिएक्शन स्लो है ना, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ, एक तरह का ये रिएजेंट है, कैटलिस्ट रिएजेंट होता है, तुम जैसे डाल दोगे उसमें ना, तो रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट कर देता है। तो ध्यान रखना, कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक तरह का सब्सटेंस है। आपको कभी भी पूछ देगा कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस। ये क्या होता है, सब्सटेंस होता है, ठीक है, ठीक है। विच विच डज नॉट, ये रिएक्शंस में टेक पार्ट नहीं करता, बस हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन। ये रिएक्शंस में सिर्फ हेल्प करता है, रिएक्शंस में टेक पार्ट नहीं करता, ठीक है। बट हेल्प द ऑर्डर रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है। ये हेल्प करता है, रिएक्शंस को करवाता है। समझ में आ क्या बोले ना, ये रिएक्शंस क्या करता है, करवाता है। रिएक्टिंग सब्सटेंस को क्या करता है, एक्टिव करता है, ठीक है, टू रिएक्ट फास्टर, ठीक है। तो ऐसे कैटलिस्ट का नाम क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। मतलब रिएक्शंस को क्या करता है, फास्ट करवाता है। अगर मान लो बहुत से रिएक्शन स्लो है, तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं, जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन, अभी बात किए थे ना, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन हाइड्रोजन तुम रिएक्शंस कराओगे तो क्या होता है, मैंने बताया था अभी तुम लोग को 200 एटीएम देना पड़ता है। चलो 200 एटीएम तो देना पड़ता है, मगर इसको कैटलिस्ट की तरह रिक्वायरमेंट होता है। इसका कैटलिस्ट के तौर पर हम लोग आयरन डालते हैं, आयरन, ठीक है। आयरन क्यों डालते हैं, आयरन क्यों डालते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, फास्ट रिएक्शन करवाता है। ये क्या करता है, रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता, मगर ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन को क्या करता है, पास लेके आता है और रिएक्शंस करवाता है, जिसकी वजह से ये बात हम बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। रिएक्शन बहुत ही फास्ट होने की वजह से क्या करता है, अमोनिया प्रोड्यूस करता है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं, बाबू ध्यान से सुनो, हम क्या बोलने जा रहे हैं कि रिएक्शंस का अगर कंडीशन तुम देखते हो तो बहुत सारे कंडीशन होते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशन ऐसा होता है कि तुम नॉर्मल सॉलिड स्टेट में तुम रिएक्शंस करवा सकते हो। कुछ ऐसे होते हैं तुम पानी में एक्वस में डाल के उसको रिएक्शंस करवाना पड़ता है। कुछ रिएक्शंस का रिक्वायरमेंट होते हैं, हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। अगर तुम हीट दे रहे हो तो वो एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एनर्जी क्या करता है, लॉस करता है। तो लॉस करने की वजह से क्या होता है, वो रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। कुछ रिएक्शंस हमेशा क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस होता है। किसी किसी रिएक्शन को प्रेशर चाहिए, किसी रिएक्शन को कैटलिस्ट चाहिए। अगर कैटलिस्ट नहीं डाला हो तो रिएक्शन आगे ही नहीं होगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है, हेल्प करता है टू प्रोमोट द रिएक्शन, रिएक्शंस को फास्ट कराने के लिए, प्रोमोट करने के लिए। बट कैटलिस्ट ध्यान रखना, वो रिएक्शंस में टेक पार्ट नहीं लेता, बस वो क्या करता है, प्रोमोट करता है, उसको आगे ले जाता है, रिएक्शंस करवा देता है, वो पीछे फिर हट जाता है और कुछ नहीं करता। मतलब क्या करता है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को क्या करता है, आपस में कंबाइन करवाता है और अमोनिया बना देता है, और फिर वो अपने हट जाता है रास्ते से, और क्या करता है, इसी कर करके हेल्प करता है, और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को क्या करता है, रिएक्ट करवाता है। और कैटलिस्ट का यही काम होता है। अगर तुम ये भी बोल सकते हो कि सर मेरा एक रिएक्शन है बहुत ही फास्ट है, उसको स्लो करना है, तो हाँ, वो भी यहाँ उसमें डाल दो, कैटलिस्ट डाल दो, मगर यहाँ पर जो कैटलिस्ट होगा रिएक्शन को स्लो करने में होगा, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ध्यान रखना, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शंस को फास्ट करता है, एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन को क्या करता है, स्लो करता है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो फटाफट आप लोग अच्छे से इसको उतार ले।